हेलो एवरीवन। जो लास्ट सेशन किया था उसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास की प्रॉपर्टीज़ और इंस्टेंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो मैंने DICT ये जितने भी है सब प्रॉपर्टीज़ हैं, और इनके आगे और जो पीछे है ये डबल अंडरस्कोर है। ठीक है, वो एक्चुअली डबल यहाँ लगाने से पता नहीं चलता है, तो डबल अंडरस्कोर आएगा। सबके बारे में एक एक बार बता देते। जो DICT है वो बेसिकली बताएगा इट रिप्रेजेंट्स अ डिक्शनरी विद द क्लास नेम स्पेस। ठीक है, देन डॉक जो है बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा क्लास डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग को। जब भी इनको प्रिंट कराएंगे आप डॉक के साथ, और ये ऐसे ही एक्सेस होगा, जो भी क्लास होगी क्लास के नाम के साथ डॉट, देन जो आपकी डॉक यूज़ करना चाहते हो या डिक्ट यूज़ करना चाहते हो, नेम, मॉड्यूल या बेसिस। नेम विल रिप्रेजेंट द नेम ऑफ क्लास, मॉड्यूल नेम ऑफ मॉड्यूल बताएगा, और बेसिस इज टपल दैट कंटेन्स बेस क्लास, जिसमें हमारी बेस क्लास होगी उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन देगा। देन इसके बाद ही कुछ हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस। ये चार बेसिकली मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। हैज़ ATTR दैट इज हैज़ एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट एंड डिलीट एट्रीब्यूट। इन सबको एक एक एग्जाम्पल से चेक करते हैं, मैंने दिए हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। हैज़ एट्रीब्यूट बेसिकली चेक करता है कि उस पर्टिकुलर क्लास में क्या वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं। हैज़ एट्रीब्यूट और गेट एट्रीब्यूट में सिर्फ इतना डिफरेंस है, जो हैज़ है वो रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स, जैसे इतना चेक करता है कि वो वैल्यू है या नहीं है। और गेट जो है वो बेसिकली वैल्यू को प्रिंट करवाता है। जो हैज़ एट्रीब्यूट के आर्ग्यूमेंट्स हैं वो बेसिकली क्या है, दो आर्ग्यूमेंट्स यूज़ होते हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट शुड बी द क्लास नेम एंड सेकेंड आर्ग्यूमेंट नेम ऑफ द एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये OBJ1 इसलिए लिखा है क्योंकि OBJ1 में इस बार क्लास का नेम है। ठीक है, इसके बाद उसने चेक करना था ए के बारे में, तो वो चेक किया है वहाँ पर, तो इसीलिए उसकी आउटपुट क्या आ गई है, ट्रू आ गई है। नेक्स्ट सेट और गेट एट्रीब्यूट। गेट एट्रीब्यूट से आपको वो वैल्यू मिलती है, और सेट से अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं उस वैल्यू में तो कर सकते हैं। इसीलिए सेट के साथ तीन आर्ग्यूमेंट्स यूज़ किए मैंने। सबसे पहला तो है क्लास का नाम यहाँ पर, फिर सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो आपका नेम ऑफ एट्रीब्यूट था, और थर्ड जो आप वैल्यू सेट करना चाहते हो। ठीक है, गेट और हैज़ में क्या डिफरेंस है, हैज़ एट्रीब्यूट जस्ट रिटर्न करता है कि वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं, जस्ट ट्रू एंड फॉल्स। वेयर जो गेट एट्रीब्यूट है वो यहाँ से ये 100 प्रिंट कराएगा क्योंकि ए की वैल्यू मांगी है, और सेट से आपने इस ए की वैल्यू को क्या कर दिया 200, तो जब प्रिंट करोगे तो आप 200 दिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डिलीट। डिलीट बेसिकली क्या करता है, किसी चीज़ की, किसी ऑब्जेक्ट की जो एट्रीब्यूट है उसको क्या करना, उसकी अकरेंस को डिलीट कर देता है। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट से मैंने पहले तो गेट से वैल्यू ली है, गेट एट्रीब्यूट ए और बी की वैल्यू ली उसने, फिर डिलीट कर दी ए की अकरेंस। जब आप गेट करने जा रहे हो ऑब्जेक्ट 1A तो वो एरर देगा। क्यों? क्योंकि अब आप क्या कर चुके हो, उसको डिलीट कर सकते हो। ऑब्जेक्ट 1 में से ए की जो वैल्यू थी उसको क्या कर दिया हमने, डिलीट कर दिया है, और जब अब इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, प्रिंट करना चाह रहे हैं गेट एट्रीब्यूट से, तो यहाँ पे वो क्या दे देगा, एरर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट अब है हमारे पास कुछ स्पेशल फंक्शंस भी हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। उससे पहले मुझे पब्लिक प्राइवेट का कंसेप्ट भी बताना है, और एक थोड़ा सा स्टैटिक मेथड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्टैटिक मेथड बेसिकली क्या होते थे, स्टैटिक वेरिएबल्स और स्टैटिक मेथड्स। सो स्टैटिक मेथड्स इज द मेथड यूज टू एक्सेस द स्टैटिक वेरिएबल्स। सबसे पहली बात यही है कि स्टैटिक मेथड सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। सेकेंड, जो वेरिएबल्स क्लास में डिक्लेयर किए उनको भी हम स्टैटिक वेरिएबल्स ही बोलते हैं। यहाँ पे क्लास वेरिएबल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्टैटिक वेरिएबल्स। स्टैटिक मेथड शुड हैव एनी आर्ग्यूमेंट्स, सॉरी शुड नॉट हैव एनी आर्ग्यूमेंट्स, कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए। एंड इनको यूज़ करने के लिए जब हम अभी नॉर्मल मेथड बना रहे थे तो सिंपली डेफ जो भी फंक्शन का नाम होता था, मेथड का नाम होता था, आर्ग्यूमेंट्स, और उसकी डेफिनेशन शुरू कर देते थे। स्टैटिक मेथड बनाने के लिए आपको ये चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। पहली लाइन ये लिखोगे @स्टैटिक मेथड, उसके नीचे जो भी आपने वेरिएबल या जो भी मेथड बनाना है, स्टैटिक मेथड बनाना है, वो डिफ़ाइन करोगे। एग्जांपल है इसका एक, ये क्लास EX बनाई है जिसमें एक वेरिएबल 100 लिया है, तो ये भी किस तरह से ट्रीट होगा, 100 जो है एक स्टैटिक की तरह यूज़ होगा। ठीक है, स्टैटिक मेथड में आपने क्या किया, डेफ रीड किया, EX.A की वैल्यू उसने दे दी इनपुट एनी। यहाँ पे तो क्या कर रहा है, ये वैल्यू एंटर करवा रहा है। स्टैटिक मेथड दो बनाए हैं, एक डेफ रीड और एक डेफ डिस्प्ले कराने के लिए।
यहाँ से वैल्यू वो एंटर करेगा और यहाँ से वैल्यू को वो प्रिंट करेगा। जब बी की हेल्प से आप क्लास उसमें असाइन कर दोगे और रीड और डिस्प करोगे तो वो वैल्यूज़ 200 प्रिंट कर देगा। पहले 200 एंटर किया और 200 प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर आप ये वाली वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हो, यानी a = 100 करवाना चाहते हो, तो वो जो वैल्यू है वो विद इन द क्लास ही हो सकती है। ठीक है, कैसे? इन द अबव एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या किया है मैंने, द वेरिएबल a इज़ अ स्टैटिक वेरिएबल, द मेथड रीड एंड डिस्प आर द स्टैटिक मेथड्स, these static methods can access the static variable and do not have any argument। देखो यहाँ आर्ग्यूमेंट नहीं है, ना रीड में मैंने कोई आर्ग्यूमेंट लिया है, ना डिस्प में मैंने कोई आर्ग्यूमेंट लिया है। इन द बॉडी ऑफ द मेथड द स्टैटिक वेरिएबल इज एक्सेस्ड विद द क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम। तो क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम, अगर यहाँ सिंपली एक ही वैल्यू प्रिंट कराना चाहो तो वो नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि अगर उसको यूज़ करना चाहते हो तो वो ए विद इन द क्लास ही यूज़ हो सकता है, आउटसाइड द क्लास यूज़ नहीं हो सकता। ठीक है, सो नेक्स्ट एक डिफरेंस बताया यहाँ पे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लास मेथड एंड स्टैटिक मेथड। सो क्लास मेथड जो हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं, टेक्स क्लास एज फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, स्टैटिक में आर्ग्यूमेंट नहीं लेता एज अ पैरामीटर। क्लास मेथड कैन एक्सेस एंड मॉडिफाई द क्लास स्टेट, स्टैटिक मेथड्स नहीं कर सकते। क्लास मेथड टेक्स द क्लास एज पैरामीटर टू नो अबाउट द स्टेट ऑफ दैट क्लास, जबकि स्टैटिक में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्लास मेथड के लिए हम @क्लास मेथड यूज़ करते हैं और स्टैटिक मेथड के लिए @स्टैटिक मेथड डेकोरेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब कंसेप्ट है हमारे पास पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट डाटा का। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इन्हीं से बेसिकली हमारे क्लास का, हमारे जो मेथड्स हैं उनका स्कोप डिसाइड होने वाला है कि कौन सी चीज़ हम हाइड करके रखना चाहते हैं तो उसको प्राइवेट बना दो, कौन सी चीज़ जिसको मैं चाहती हूँ कि पब्लिकली यूज़ हो, कहीं पर भी यूज़ हो, तो हम उसको पब्लिक एक्सेस कर देंगे। प्रोटेक्टेड मीन्स कि कुछ एक लोग ही उसको एक्सेस कर सके, कुछ एक क्लासेस ही एक्सेस कर सके, तो हम उसको प्रोटेक्टेड बना देंगे। ठीक है, सो सिंपल वेज में आपको बताती हूँ कि अगर आपने एक कोई भी मेथड बनाया और उसके आगे इफ़ एन आइडेंटिफायर डजंट स्टार्ट विद एन अंडरस्कोर, अगर अंडरस्कोर नहीं है, जैसे कि अभी हम बना रहे हैं बिना अंडरस्कोर के हमने बनाया, अभी शुरू हुआ अंडरस्कोर का कंसेप्ट, तो दैट मीन्स वो पब्लिक है। दैट इज़ द वैल्यू कैन बी रीड एंड चेंज। ठीक है, इट कैन बी चेंज फ्रॉम आउटसाइड, कहीं से भी हो सकती है, दैट मीन्स वो पब्लिक है। और डेटा कैन बी प्रोटेक्टेड बाय मेकिंग मेंबर्स प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। अगर हम हाइड करना चाहते हैं या प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो हम प्राइवेट या प्रोटेक्टेड यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर हमने डबल 2 अंडरस्कोर्स लगा दिए तो हम उसको आउटसाइड द क्लास से एक्सेस नहीं कर सकते, कम से कम डायरेक्टली तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। ठीक है, सो इसका एक एग्जांपल भी मैंने बताया कुछ एक, इफ़ एन आइडेंटिफायर इज ओनली प्रोसीडेड बाय 1 अंडरस्कोर इट इज़ प्रोटेक्टेड मेंबर। अगर 2 टाइम्स अंडरस्कोर है दैट मीन्स वो प्राइवेट है, सिंगल टाइम है तो प्रोटेक्टेड है, अगर कुछ भी नहीं है तो वो पब्लिक है। तो प्रोटेक्टेड मेंबर्स कैन बी एक्सेस्ड लाइक पब्लिक मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द क्लास। नेक्स्ट, ये एक डायग्राम में छोटा सा एक्सप्लेन किया है कि अगर पब्लिक है कोई चीज़ तो कहीं से भी एक्सेस हो सकती है। अगर सिंगल अंडरस्कोर है दैट मीन्स वो प्रोटेक्टेड है, यानी पब्लिक मेंबर की तरह काम करेगा, बट दे शुड नॉट बी डायरेक्टली एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड। प्रोटेक्टेड जो होते हैं वो इनहेरिटेंस के केस में यूज़ करेंगे हम, जब बेस क्लास और डिराइव क्लास का कंसेप्ट होगा, और डायरेक्टली एक्सेस नहीं होंगे वो। ठीक है, जैसे पब्लिक को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं होंगे। प्राइवेट में यहाँ डबल अंडरस्कोर लिया है मैंने, कांट बी सीन एंड एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड। दैट मीन्स अगर आप डेटा हाइडिंग का कंसेप्ट यहाँ फॉलो करना चाहते हो तो आपको उसे क्या डिक्लेयर करना चाहिए, प्राइवेट, मतलब डबल अंडरस्कोर यूज़ करना चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा, वो प्राइवेट डिक्लेयर हो जाएगा और डेटा जो है हमसे हाइड हो जाएगा। सो नेक्स्ट इज डेटा हाइडिंग का कंसेप्ट बताया मैंने। प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स ऑफ अ क्लास कैन बी हिडन बाय यूजिंग डबल अंडरस्कोर। मतलब अभी प्राइवेट का कंसेप्ट यूज़ किया कि अगर किसी चीज़ को आपने डबल अंडरस्कोर लगा दिया है किसी के आगे तो वो प्राइवेट बन गया है और वो आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं हो सकता। अब यहाँ एक एग्जांपल ये बनाया है, ये सब रनिंग में है, मैंने चलाकर देखे हैं। क्लास है कोई एक्स, ए की वैल्यू दी और डबल स्कोर बी की वैल्यू 100 दी।
जब इस b को आप विद इन द क्लास एक्सेस करना चाहते हो तो वो प्रिंट कर देगा, यहाँ आउटपुट चेंज नहीं की, अदरवाइज आ जाएगा इन साइड द क्लास वेरिएबल इज, जो भी उसकी वैल्यू दैट इज़ 100। ठीक है, ये क्लास के बाहर है, क्योंकि देखो यहाँ पे ब्रैकेट्स तो होती नहीं है, सिर्फ ये जो हमारी पैरा ये होता है जो इंडेंटेशन होती है वो बताती है स्कोप। तो ये ख़त्म हो गई। ये नेक्स्ट लाइन थी कि प्रिंट पब्लिक वेरिएबल, तो पब्लिक वेरिएबल तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा 200, लेकिन प्राइवेट वेरिएबल जो है यहाँ प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये डबल अंडरस्कोर है, दैट मीन्स ये प्राइवेट वेरिएबल है, तो इसका स्कोप विद इन द क्लास ही है, आउटसाइड द क्लास ये एक्सेस क्लास के नाम से नहीं हो सकता। ठीक है, दैट मीन्स b इज हिडन वेरिएबल, सो द वेरिएबल b कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास। द वैल्यू ऑफ हिडन वेरिएबल b कैन बी एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास ex। जैसे मैंने एक लाइन ये वाली जो ऐड की है, ये इससे प्रिंट हो सकता है, यहाँ पे इससे प्रिंट होके आएगा, अगर आप लिखेंगे ना तो प्रिंट होके आएगा इनसाइड द क्लास वेरिएबल इज, जो उसकी वैल्यू है दैट इज 100, प्रिंट हो जाएगा उससे। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा प्रॉपर्टीज़ और मेथड को हम हाइड कर सकते हैं डबल अंडरस्कोर से, अब ये तो प्रॉपर्टी का एग्जांपल था। सेम अगर किसी मेथड को आप हाइड करना चाहते हो तो उसके भी आगे आप अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर लगा दोगे, दैट मीन्स वो फिर प्राइवेट बन जाएगा और कोई भी उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट बेसिकली क्या कहता है, देखो कंस्ट्रक्टर में हम क्या यूज़ करते हैं, एक इनिट मेथड यूज़ होता है। ठीक है, इनिट में भी यहाँ ये सब ये डबल अंडरस्कोर ही है। ठीक है, डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्टर में हम एक इनिट मेथड यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ होता है इसको, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए। ठीक है, सो init method will be executed during object creation. This method is used as a constructor for the class। मतलब जहाँ भी अब आपको init दिख जाए that means वो constructor है। init method और the constructor, इसको constructor बोल रहा है, is used to initialize। हम constructors use करते थे variables को initialization करवाने के लिए, कि starting values हम क्या करते थे constructor में डाल देते थे। So it is used to initialize the class variables। The constructor method should always take the self pointer as the first argument। yesterday लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सेल्फ आर्ग्यूमेंट, सेल्फ वेरिएबल जो होता है दिस पॉइंटर की तरह काम करता है, जो करंट ब्लॉक होता है उसको डिनोट करता है। तो कंस्ट्रक्टर के साथ, इनिट मेथड के साथ हमेशा जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट चलेगा वो क्या होगा, सेल्फ होगा। रिमेनिंग आर्ग्यूमेंट्स विल बी पास्ड ड्यूरिंग द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, जो बाकी बच जाएंगे जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसके साथ हम पास कर देंगे, और सेल्फ जो होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा पहला आर्ग्यूमेंट रहेगा। तो इसका एक एग्जांपल हम बना लेते हैं कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, सो कंस्ट्रक्टर का एक एग्जांपल देखते हैं। एक क्लास बनाई है मैंने ex, कुछ भी बना लेते हैं।